और मटेरियल साइंस रिलेटेड, जैसे नैनो साइंस रिलेटेड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, मुझे कोई बताओ कि एटम, मॉलिक्यूल और सॉलिड स्टेट, ये तीनों में अंतर क्या होता है? कंडेंस मैटर मतलब मैटर एज एटम, मैटर एज मॉलिक्यूल, मैटर एज कंडेंस सॉलिड स्टेट मैटर, तो इनमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? सॉलिड का तो मैम एटम फिक्स वॉल्यूम के अंदर होते हैं, फिक्स वॉल्यूम। तो मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे एटम्स एक साथ होते हैं, हाँ, सिंपल बात। तो उसके वजह से डू वी हैव सर्टेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हिच वी कांट सी इन एटम और मॉलिक्यूल? अच्छा ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन पूछती हूँ। हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अलाउड एनर्जी लेवल्स एंड फॉरबिडन बैंड, मतलब एक बैंड गैप का कॉन्सेप्ट आता है उसमें, है ना? यस। हाँ, तो बैंड गैप क्यों, एनर्जी बैंड गैप क्यों जनरेट होती है? ऑर्बिट एटम के ऑर्बिटल एनर्जी लेवल के ओवरलैप के कारण बैंड गैप जनरेट होता है। कैन यू एलाबोरेट मोर? मैम, आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ओवरलैप से। आइसोलेटेड एटम में क्या? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके ओवरलैप से। अच्छा, उसके ओवरलैप की वजह से हमें बैंड गैप क्यों मिल रहा है? व्हाट इज द रीजन, लाइक क्या हो रहा है ओवरलैप की वजह से? क्वेश्चन समझ में आया? ओवरलैप तो ठीक है, समझ गए। ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि हमें बैंड गैप मिल रहा है? मैम क्वेश्चन बैंड गैप, व्हाट इज बैंड गैप, यही है ना? तो व्हाई बैंड गैप इज फॉर्म्ड? तो आप लोगों ने बोला कि जो हमारे पास एटम है उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऑर्बिटल्स है, अब वो एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्फाइंड होते हैं, मतलब वो ओवरलैप करेंगे, राइट? राइट। यहाँ तक ठीक है। मेरा क्वेश्चन है ओवरलैप करेंगे तक तो समझ गए, बट उसकी वजह से बैंड गैप क्यों जनरेट होगा? उनमें वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, लेटेस्ट वाइब्रेशन ऑफ फोनॉन, उनके कारण। सब मिक्स कर दो। और कुछ है एक्स्ट्रा? मैम, हम्म। मेरे अनुसार यदि कंडक्शन बैंड में तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है और वैलेंस बैंड में तो अभी भी बाउंड है, तो जो एनर्जी चाहिए उसे फ्री होने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वही हमारा बैंड गैप होता है। वो आपने उसका कॉन्सिक्वेंस बताया, हम्म। बट मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन है कि जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स का, हम्म। उसकी वजह से हमें बैंड गैप क्यों मिल रहा है? गैप कहाँ से आया? ओवरलैपिंग में तो बैंड गैप होगा ही नहीं ना। होता है क्या ना। होगा फिर? ओवरलैपिंग की वजह से कुछ होगा क्या, या कुछ भी नहीं होगा? ओवरलैपिंग में तो मेटल हो जाता है, वो बैंड गैप होगा ही नहीं फिर। आप कह रहे हो कि बस मेटल में ही जो है एटम्स आपस में पास पास रहेंगे और बाकी सारे सॉलिड स्टेट में मतलब कॉन्फाइनमेंट जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपस में ओवरलैप हो, ये कह रहे हो? अच्छा, एटम्स की बात हो रही, मुझे लगा बैंड्स आपस में ओवरलैप हो गए।
तो ना एटॉमिक नहीं, ऑर्बिटल बैंड ओवरलैप फॉर्म पहले होगा, उसके बाद फिर उसका पोजीशन डिसाइड होगा कि वो आपस में ओवरलैप होगा कि एक डिस्टेंस में रहेगा या फिर ज्यादा दूर रहेगा, है ना? क्या लगता है? हरीश, you want to say something? यस मैम, मेरा भी वही कहना है कि मतलब जब एटम्स नजदीक आएंगे तो वेव फंक्शन जो है ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से हाँ। बैंड गैप फॉर्मेशन होगा, और मेटल्स में वो बहुत कम होगा एंड इंसुलेटर में ज्यादा होगा। मैम अकॉर्डिंग टू क्रोनी-पेनी मॉडल बता सकते हैं क्या अपन? बोलो। जैसे पीरियोडिक पोटेंशियल होने के कारण पोटेंशियल के, जैसे पोटेंशियल जीरो होगा तो वो मेटल के फॉर्म में बैंड गैप करेगा। पोटेंशियल आर फाइनाइट देन बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर। If potential are infinite, then that gap are infinite like as insulator, according to Crony-Penny. ओके, ठीक है, मैं समझ गई, मतलब आप लोग सही बोल रहे हो। जस्ट आई वांट टू कोरिलेट इट विथ फिजिकल अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे उसको विजुअलाइज करेंगे। तो लेट्स से आई शेयर माय स्क्रीन। तो जैसे हमें पता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक टर्म एग्जिस्ट करता है जो है बैंड गैप और एनर्जी बैंड गैप और एनर्जी गैप। दैट इज द एनर्जी रेंज वेयर नो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स एग्जिस्ट, right? Now this band gap is formed due to the interatomic, because the interatomic distance is very less compared to the orbital of the electrons, so they can overlap, or in terms of quantum mechanics we say the wave functions are overlapping with each other and we will get this. Now let's say एकदम सिंपल सा इसको अगर कोरिलेट कर सकते हैं, ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? इंटरफेरेंस, राइट? इंटरफेरेंस जहां भी होगा आपको बैंड्स मिलेंगे, चाहे आप ऑप्टिक्स की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, चाहे आप सॉलिड की बात करो। तो जैसे ही आपके ओवरलैपिंग हो रहा है दो मतलब फंक्शंस का या फिर दो ऑर्बिटल्स का, तो आपको कुछ ऑर्बिटल्स अलाउड मिलेगा और कुछ ऑर्बिटल्स नॉट अलाउड मिलेगा और फॉरबिडन मिलेगा। This overlapping is similar to the interference, so that you can visually understand कि हाँ ठीक है, जहां भी इंटरफेरेंस हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रहा है वहां हमें दो तरीके का मतलब बैंड मिलेगा। अब जैसे क्वांटम मैकेनिकली इसको बोलेंगे तो वो फंक्शन जो है उसका एक सर्टेन कॉम्बिनेशन ही अलाउड है। ये समझ में आया या डाउट है इस बात? ना मैम आ गया। इंटरफेरेंस के कारण ही हो रहा है ना मेजर। एग्जैक्टली, तो उसको कोरिलेट करो, वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज जैसे ही कोरिलेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझने में फिर आसानी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अच्छे से आंसर कर दिया है, और इससे और कुछ मैं देख लेती हूँ। अब बैंड गैप जो है क्रॉनिक पेनी मॉडल से आप आराम से समझा सकते हो, बट ये बात आ गई क्रॉनिक पेनी मॉडल की तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्रॉनिक पेनी मॉडल से हम अलग अलग मटेरियल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या? मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यस मैम, कैसे? पोटेंशियल से बताकर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास हाँ बोलिए मैम। आपके पास एक एनर्जी वैल्यू है, बैंड गैप की वैल्यू है, वो किस फैक्टर से डिसाइड करोगे मैथमेटिकली? मैं तो मैम पोटेंशियल से देखा था कि पोटेंशियल जीरो है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उस हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन यानी मेटल है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। खाली पोटेंशियल या एक और टर्म भी इम्पोर्टेंट है?
बिरलवान जोन बाउंड्री से वो निकालते हैं ना, जी इनफाइनाइट हो तो मेटल है वो। और कोई बताओ मुझे, वंदना, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश मेटल नहीं सेमीकंडक्टर? मैम मुझे भी पोटेंशियल से ही पता है। ओके, नहीं पोटेंशियल, ऑफ कोर्स पोटेंशियल इज इम्पोर्टेंट। V0 इंटू बी, ऐसा कुछ टर्म होता है क्या? V0 इंटू बी, आई डोंट नो मैम, ऐसा तो नहीं देखा मैंने। क्रॉनिक मॉडल में हम जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है फाइनली, राइट? P अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस के ए। ये P0 जो बोला है इसमें क्या रहता है, और P जो टर्म बोला है इसका एक्सप्रेशन में क्या क्या टर्म होता है? एम वी नोट ए अपॉन एच कट स्क्वायर, आई थिंक। ए क्या है इसमें? जो लेटेस्ट की दो एटम के बीच की डिस्टेंस है ये सब। एटम के बीच के डिस्टेंस को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो क्रॉनिक मॉडल में? जरा वो लिख के दिखाना। सब लोग क्रॉनिक मॉडल का जो पोटेंशियल फॉर्म है और उसका जो कंडीशन है वो लिख के भेजो। जीरो क्या लिया तुमने? We'll discuss. Let's come to other photos and then we will discuss.
Okay, Sanjay. Can you please explain your figure? Yes, ma'am. मैम एक जिस बाउंड्री जोन होता है ना, जैसे 0 से ए पे ले रहे हैं अपन, तो वो अपना पोटेंशियल रिपीट करेगा जो बाउंड्री कंप्लीट, यानी कि एक बिरला जोन से समझे तो यानी एक बाउंड्री कंप्लीट होने के बाद में दूसरे जोन में अपना पोटेंशियल सेम रिपीट करेगा ये। 0 का क्या मतलब है? वो ये जो मैंने पॉइंट बताया, जैसे इन दोनों के बीच की पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है मैक्सिमम, तो बीच की डिस्टेंस होगी इसकी लेटिस ए, तो देन आफ्टर changing the potential are repeated itself. तो a equals to 0 लिया तुमने? ना ये बोला मैंने ऐसे, इन दोनों जी when potential are maximum then the between distance a. Let's talk about your equation here. Okay. X plus 0, that is a coordinate, right? Right ma'am. So 0th coordinate is which one is 0? ये मैम a है, 0 नहीं है, a. अच्छा ये a है। vx plus a is तुमने equal देखो to कैसे लिखा है, तो 0 कैसे लिखा है? a. ऐसे ही होता है मैम जल्दबाजी में। ध्यान से करो काम। तो नेक्स्ट है हरीशका। Harish, please explain your Yes, ma'am. So here I have taken some potential. So the barrier length is about A and the potential well length is about B. So as you can see, from 0 to A, it is 0. And from 0 to minus B, it is some value, a constant potential V. तो अब न्यूक्लियस का आयन और आयनिक कोर का पोजीशन कहाँ होता है? ये 0 मतलब इलेक्ट्रॉन कब पोटेंशियल फील करेगा और कब नहीं करेगा? Sorry, ma'am. इस केस जैसे कि आपने एक पोटेंशियल लिया है, ठीक है? हाँ. Now there should be some basic assumption. Yes. What is that? वो ब्लॉक फंक्शन नहीं, जैसे कि आपने लिया है पोटेंशियल 0 फॉर सर्टेन डिस्टेंस 0 to a and it is constant v0 for minus b to 0. And Yes. what is the reasoning behind taking such potential, such kind of potential? The reason क्या है? Don't know, ma'am. वंदना, आपको पता है क्या रीजन है इसका? मैम एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ, जैसे कि ये जो हमारा पोटेंशियल, हाँ हरीश? हाँ, एक्चुअली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें a माइनस ऑफ माइनस b दैट इज a प्लस b, ये रिपीट होता है बिकॉज वी वांट पीरियोडिक पोटेंशियल, हेंस वी हैव टेकन दिस पोटेंशियल। मतलब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसमें जो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल a माइनस ऑफ माइनस b, तो वो a प्लस b है बेसिकली। तो ये a प्लस b हर ब्लॉक में रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये we have assumed the solid state, in the solid state the potentials are repetitive because of what? Because of why such kind of potential has been assumed? There should be some similarity between the real scenario, right? Yes. And the assumed scenario. Otherwise, we should not use such kind of assumption which is not replicating the physics or physics inside solid state. So what is the physics behind taking this potential? What is the physical reason? If previously we know that from free electron theory, the potential we have taken as 0, but in actual
the potential is not zero. It has some, it varies from region to region. So we have taken particular example that the potential is periodic. So depending on that, we have introduced one term that is block wave function, and that's how that Sanjay wrote that V of x plus a is equal to V of x. So the potential is periodic. वंदना, आप कुछ बताओ, क्या रीजन है हम इस तरीके का पोटेंशियल, ये फॉर्म ऑफ पोटेंशियल क्यों लिया है? मैम इसको 1D पोटेंशियल बॉक्स से कंपैरिजन करवा के बता सकती हैं? हाँ बताओ। लाइक 1D से इसको कंपेयर करेंगे तो जो रीजन है 0 से A उसमें पोटेंशियल फाइनाइट होगा, तो पोटेंशियल 0 होगा, और जो बैरियर है वहां पे पोटेंशियल वेरी करेगा V नोट। हाँ, अब इसको हम सॉलिड स्टेट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? कैसा है ये सिचुएशन, कब होता है, क्यों होता है? ऐसा सिचुएशन होता है क्या? यस, सॉलिड के अंदर इस तरीके का पोटेंशियल हमने क्यों सोचा है कि कभी ये फाइनाइट पोटेंशियल होगा और कभी जीरो होगा? ऐसा क्यों होगा? इसने बताया तो है यहाँ पे, ये फिगर किस चीज का है संजय? जिसमें ने जो ये फिगर बनाया यहाँ पे प्लस दिखाया, यस मैम, ये प्लस क्या है? ये वो चार्ज है, चार्ज अपने प्लेस, ये एटम आयनिक बोल फोर्स। सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और ये जो तुमने ये शेप दिखाया, ये क्या चीज है? ये पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है कि एटम की डिस्टेंस आर नेग्लिजिबल देन पोटेंशियल आर नेगेटिवली इनफाइनाइट। तो अब यहाँ से इसको कोरिलेट कैसे किया जा सकता है इन दोनों को? वो मैम एक कंडीशन है, व्हेन पोटेंशियल आर जीरो देन if potential are the periodic manner। जब लेट्स से न्यूक्लियस है, अब ये स्थिर है, ये बिल्कुल स्टेशनरी है, कहीं नहीं घूम रही है, ठीक है? यस मैम, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, राइट? And we Right, have to ma'am. check the electron is moving, and we have to check the energy levels. And why Right. there are energies? Because it is moving inside a potential. What kind of potential? It's a Coulombic potential, where ions are or ionic cores are symmetrically or periodically placed. And now, as you have shown there, the potential, मतलब यहाँ पे potential क्या है, ज्यादा है, कम है, क्या है यहाँ पे? इन दोनों रीजन में क्या डिफरेंस है पोटेंशियल का? Potentially are negatively infinite, then its down point and upper point are potential and maximum। ये रटने का नहीं है, मतलब समझा के बोलो मुझे। यानी कि पास में तो मैम इसका पोटेंशियल होगा, लेकिन डिस्टेंस जितनी इसकी कम होगी ना मैम, कि इलेक्ट्रॉन जैसे लैटिस के पास में मूव करेगा आयन कोर के पास में, तो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। मैम हाँ बनना, जैसे आयन पॉजिटिव आयन है, इसके पास डिस्टेंस मिनिमम होगी तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और जैसे जैसे आयन से दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो इसका पोटेंशियल कम होगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी पूरी बब्बर से देख लेते हैं कि वैसे सही बात, मतलब अभी तक जो वंदना ने एक्सप्लेन किया, संजय ने एक्सप्लेन किया, हरीश ने एक्सप्लेन किया, सब मिला के हमने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमने गेन कर दी, आई होप सो, कि मैम एटम एक के रीजन ये भी अंदर दे सकते हैं कि अपन, हेलो मैम, एक रीजन अपन ये भी दे सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो बैंड के बारे में यानी बता नहीं पाई थी कि मेटल इंसुलेटर है सेमीकंडक्टर के लिए, इसलिए अपन को पीरियोडिक पोटेंशियल लेना पड़ा। अकॉर्डिंग टू क्रोनी पेनी ने बताया कि
बैंड फॉर्म होते हैं जो मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में इन्होंने बताया था। नहीं, ये आंसर नहीं देना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं ये सब इतना सारा कि फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ था, सोनिक फ्री में क्या होता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने जो ये पोटेंशियल एज्यूम किया है, दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल, एंड यू हैव पुट अ सर्टेन कंडीशन फॉर द पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, आपसे अगर क्रॉनिक फ्री मॉडल के लिए जो पोटेंशियल बनाना होगा, या तो आप इस तरीके से बनाओगे जो आपने बनाया है यहाँ पे, या फिर यस इस तरीके से बताओगे। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने ये फॉर्म ऑफ पोटेंशियल क्यों लिखा, यस मैम। मतलब पोटेंशियल फाइनाइट है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, और फिर वो जाके जीरो हो गया। क्यों ऐसा सिचुएशन लैटिस में कब होगा या क्यों होगा? तो जैसे कि वंदना ने बोला, तो देखो तुमने खुद भी वो ऑलरेडी यहाँ पे तुमने एक्सप्लेन कर दिया है, बट तुमने कोरिलेट नहीं किया है। ऑलरेडी तुमने यू हैव ड्रॉन दैट, ठीक है। ओके। रीजन यही तो है। जैसे हमारे पास एक लैटिस है, अब लैटिस को हम किस तरीके से, हमें पता है लैटिस इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एंड वी आर considering the behavior or energy levels of electrons which are moving in the lattice. Within the lattice it can move. Let's say the ion cores or nuclei are arranged periodically. So we can simply assume, or according to Cronk-Penny, they assume if it is a one-dimensional model of periodic potential and one-dimensional chain of linear array of positive nuclei, okay, with a period of a plus b, because ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इनका जो टोटल रिपीटेशन है ये हमेशा रहेगा। तो एट द बॉटम ऑफ द वेल, मतलब जो रीजन है, मान लो ये वेल के जो बॉटम में 0 to a, the electron is assumed to be in the vicinity of a nucleus and the potential is taken as 0, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके पास पोटेंशियल 0 एज्यूम होगा बिकॉज ऑफ द कूलम्बिक इंटरेक्शन, हमें अट्रैक्शन होता है। और जैसे ही आउटसाइड द वेल, मतलब न्यूक्लियस से वो दूर चला गया, तो वो कूलम्बिक अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। एंड दिस मतलब आउटसाइड मतलब -3 to 0, दिस इज द आउटसाइड, द पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी V0, मतलब एक पोटेंशियल आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है 0 to a, the electron is assumed to be in the vicinity of the nucleus and potential energy is 0, or considered can be 0 as because of the potential interaction between the nucleus and the electron. And when it is outside the well, outside the nucleus, then it has a finite potential of 0. Although this is a crude approximation, क्योंकि आपने भी यहाँ पे दिखाया है जो एक्चुअल होता है वो इस तरीके से पोजीशन होता है, ऐसे मतलब पैराबोलिक, इस तरीके से कि जहाँ पे न्यूक्लियस है। आई थिंक ये थोड़ा सा तुमने गड़बड़ किया है इसका, बट ठीक है, मतलब इस तरीके से आई थिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें। लेट मी चेक, यस दिस वन। तो one-dimensional representation of the potential experienced by an electron. So now it is the actual shape, but we like expressing this actual shape could be as a potential could be very difficult. So that's why to simplify this kind of potential, we have assumed the potential like this, simple barrier.
इसमें कुछ डाउट है किसी को? ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही हमने ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करा है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आइगन वैल्यूज देखनी है, तो हमने वो फंक्शन पहले सॉल्व किया है, बट ये जो हम पोटेंशियल है, पीरियोडिक पोटेंशियल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव फंक्शन चाहिए जो पीरियोडिसिटी को मतलब सेटिस्फाई करे। तो इसलिए जो वेव फंक्शन है दैट इज ब्लॉच, which also satisfies the periodicity. That's why we need to have the Bloch function in chronic plenipotential. And now, once we want to solve it using all the boundary conditions, we will get a very complicated matrix equation. I mean, a very complicated equation to find out the energy eigenvalues. So, उसके वजह से हमने डायरेक्टली फिर उसको सॉल्व नहीं किया, हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व किया है। बट ये जो इसको सिंप्लीफाई करके हमें जो टर्म मिला है आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, we will get a simplified equation with term like P, sin alpha A by alpha A plus cos alpha A plus equals to cos 3A. Now you will see in P term there is M V naught B A by H cross square. And this V naught into B, this is potential barrier. अब पुराने अगर फोटो में जाओ यहाँ पे, तो यहाँ से समझो कि ये V naught और B, ये क्या है? दिस इज B। माइनस B से 0 तक का जो डिस्टेंस है वो आउटसाइड द न्यूक्लियर है, तो उसको एक वॉल की तरह समझ सकते हैं, पोटेंशियल वॉल। और A जो है वो पीरियोडिसिटी है, तो पोटेंशियल वॉल इनटू पोटेंशियल हाइट दोनों मिला के क्या बनाया? पोटेंशियल बैरियर। It's not only about the potential or amount of potential, it also dependent on the width of the potential or the wall of the wall or width of the potential. How much is the magnitude? समझने में कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, ma'am. And this is very crucial, क्योंकि जैसे ही आप सॉलिड में दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि आप जैसे ही खाली भी नॉट को बोलोगे तो आपने एक मेजर पॉइंट मिस कर लिया। इसलिए V naught into B, that is the whole potential scenario. One is the width of the potential, another is the height of the potential. And this all total, the term is named as potential barrier. And this V naught into B term, that is the major factor. जैसे कि मान लो अगर आपके पास V naught इनफाइनाइट है और B 0 है, मतलब बहुत ही एकदम पोटेंशियल जो है वो डेल्टा फंक्शन की तरह अप्रोच करेगा जो वेरियस स्ट्रेंथ में, तो उस समय में आपका जो है ये मतलब जो सिचुएशन है सॉलिड के, वो आपका अलग सिचुएशन देगा। अगर मान लो पोटेंशियल B जो है और B जो है वो 0 की तरफ is tending to 0, either one of either B naught tends to 0 और B tends to 0, तब आपको अलग सिचुएशन दिखेगा। or either B naught tends to 1 or B tends to 1, that will give you different scenario. So this V naught into B is the major term for connectivity or this P term, क्योंकि ये P में ही हमारे पास जो है बाकी सब तो कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, A जो लैटिस स्पेसिंग है वो भी कांस्टेंट है, H क्रॉस स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा? V naught into B। तो फिर इसको ग्राफिकली आप जैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, P into alpha A by alpha A plus cos alpha A equals to cos 3A। सो आपको पता है कि cos की वैल्यू जो है वो +1 से -1 है, और फिर आपने एक बाउंड्री यहाँ पे डिसाइड कर दिया
और फिर आपने प्लॉट करा और फिर you will get some certain allowed values which will satisfy the equation. And from there, you will find out this energy eigenvalues like alpha square h square by twice n, and then you will get the concept of allowed band and forbidden band. ठीक है. Yes, ma'am. Another very important thing that is the okay, ये क्वेश्चन ये आपसे ड्रॉ करवा सकते हैं. जो आपका बिल्डर जोन स्टेनलेस स्टील एंड रिड्यूस जोन स्टील, और यहाँ पे आप जैसे ही ड्रॉ करोगे जो आपको कंपेयर कर मतलब कंपैरिजन के लिए बोल सकता है कि मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, तो उसका जो है एनर्जी बैंड गैप जो है एक पैराबोलिक एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा, है ना. और जैसे ही वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल में आ गया, तो ड्यू टू द ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल द थ्योरी सी, कि जैसे ही वो एक पोटेंशियल के अंदर आ गया, उस पोटेंशियल की वजह से जो है उसकी एनर्जी जो है एक कॉन्फाइंड जगह पे जब आ गया, मतलब कोई भी चीज जब एक कॉन्फाइनमेंट के अंदर चला गया, तो हमें हमेशा डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी, हमेशा. ठीक है. वापिस बताना मैम. जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास फ्री है, कोई भी आपके सॉलिड नहीं, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है ना, तो तब आपके पास एनर्जी जो है वो तो h स्क्वायर बाई ट्वाइस है, मतलब पैराबोलिक है ना. अब जैसे ही वो एक पोटेंशियल के अंदर आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कूलम्ब. यस. और पीरियोडिक पोटेंशियल है क्योंकि आयन कोर जो है वो ऑलवेज लाइक पीरियोडिक. जैसे ही h क्रॉस कर k स्क्वायर बाई ट्वाइस n की जगह पे, यहाँ पे आपके पोटेंशियल में जो है वो पहले जो फ्री था वो कॉन्फाइंड हो गया सॉलिड के अंदर, और उस कॉन्फाइंडमेंट की वजह से आपको कुछ एनर्जी अलाउड मिला, कुछ एनर्जी फॉरबिडन मिला ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर और दैट कॉन्फाइनमेंट. तो जहां पे भी आप इलेक्ट्रॉन को या भी कोई भी वेव को कॉन्फाइन करोगे, तो हमेशा आपको जो है या तो मोड्स मिलेगा या तो फिर इस तरीके से मिलेगा कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. ठीक है. ओके मैम. जहां पे भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो कोई भी पोटेंशियल के बारे में, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि ठीक है ये पोटेंशियल है, तो इसका बाउंड्री कंडीशन क्या होगा. ओके, जैसा ही बाउंड्री कंडीशन एंड पोटेंशियल का फॉर्म होगा, वैसे ही हमें वेव फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलेगी. तो पोटेंशियल एंड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इज द कॉज एंड द एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड अदर थिंग्स आर द इफेक्ट. ठीक है. ओके. Next concept is very important, that is effective mass of it. So please explain what is effective mass of physics. Physics. If we take a periodic, यदि पोटेंशियल पीरियोडिक है तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेटेड होगा, जिसके कारण से वो जैसे ही वॉल के पास में पहुंचता है तो वहां से उसको यानी एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो जिसके कारण से वहाँ फोर्स लगने के कारण उसको एक कोई मास का एक्सपीरियंस होता है, जिसे इफेक्टिव मास बोलते हैं. फिर से बताना. मैम when potential are periodic then electron are accelerated. इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके जैसे मैं बाउंड्री वाल के पास में पहुंचते हैं तो वहां पे उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है.
That is effective mass, I think. ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ना कि मास ऐसे इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जिसे अपन इफेक्टिव मास बोलते हैं, आई थिंक। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है लैटिस के अंदर मोशन कर रहा है ना। यस मैम। अब लैटिस के अंदर उसके पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, कभी वो है कभी वो नहीं है, इस तरीके से हमने सोचा है उसको। तो जैसे वो मूव कर रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो इट इज मूविंग इनसाइड द लैटिस, so there will be a change in energy due to this alternating potential, right? यस मैम। अब ये चेंज इन एनर्जी को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? ओके, लेट्स से आई शुड tell my screen. So for example, this dE, you can write it as E dx, and this dx we can write as V dt. And फिर we can further simplify it, and then we will get the momentum of the moving electron, which is very important. Momentum of the moving electron inside the periodic potential. That is T. And if we see the change in momentum dp dt of the moving electron inside the periodic potential, we will get like we can explain dp dt equals to h plus k dk dt, and which we know from the Newton's second law, change in momentum is like force, and force is the Coulombic force on the electron due to the nucleus or due to the ionic core, that is E into E. ठीक है। यस मैम। अब जैसे हमें एक वो मिल गया dp/dt, अब हमें पता है कि इसका पोटेंशियल जो है, हाँ हमें फोर्स पता है, हमें मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv/dt, और उसको हम एनर्जी के टर्म्स पे भी उसको लिख सकते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम के टर्म्स पे। तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिला, सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें एक्सेलरेशन का टर्म मिला है E epsilon, which is like electric field, by h cross square d2e by dk2. बट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट इलेक्ट्रॉन which is free, it is going to a inside a constant electric field E, then momentum will be forced by n, that is force is q into E or E into E by n. But जैसे ही हमें periodic lattice electron as inside the lattice, we will see the term is different. तो अगर हम सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एक जो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है पीरियोडिक पोटेंशियल में जो मूव कर रहा है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है खाली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इन दोनों का एक्सेलरेशन का भी कंपैरिजन कर, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में जो मास है, यहाँ पे मास का टर्म में चेंज है, फोर्स तो E into E है, तो चेंज क्या है, मास में। That's why this term is named as effective mass, which is m star, that is h cross square by d2e dk2. So that means this effective mass is not constant like the mass, because it is depending on this dynamic quantity, that is d2e by dk2, or it depends on the shape of the energy in the EK diagram, which is very important. जैसे ही आपका एनर्जी डायग्राम या एनर्जी का जो EK डायग्राम में आपके कोई भी चेंजेस है, तो आपका इफेक्टिव मास भी चेंज होता है।
ठीक है। ओके मैम। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने वो पोटेंशियल का हमारे पास, हमें पता है इके डायग्राम कैसा होता है, वो हमने ऑलरेडी पिछले पेज में देख लिया है। तो यहाँ अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव मास देखो पॉजिटिव है इन द लोअर हाफ एंड इट बिकम्स इनफाइनाइट एट द इंफ्लेशन पॉइंट। यहाँ पे आपका जो है कोई इके डायग्राम का जो स्टिक है, और फिर जैसे electron behaves as a positively charged if it is on the upper half of the band। जैसे ही आपका इके डायग्राम का जो स्लोप है के ऊपर आपका इफेक्टिव मास डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई इट इज चेंज, इट इज नॉट द मास बट व्हाई इट इज important, because the electron is not right now free, they are inside a periodic potential, and that's why they have the EK diagram, like different EK values, energy band gap they have, and that's why we have defined or something which is similar to the mass of the electron as a effective mass। और सिंपल, अगर आप जैसे यहाँ पे एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है कि एक डिस्क्रिप्शन जो है सेटिस्फैक्टरी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द क्रिस्टल, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल for which the energy band is nearly full, like conduction alkali metals. So a few electron vacancies near the top of the band, the negative charge and negative mass vacancies may be considered as positive charge or positive mass particles or holes, and which act as a positive charge carriers to produce conduction। ये पढ़ लेना, मतलब बेसिक वही है कि आप मास क्यों बोल रहे हो, इफेक्टिव मास क्यों बोल रहे हो। और ये इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सॉलिड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल और पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम। एंड दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी डायग्राम फॉर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल। तो ये बुक में आपको शॉर्ट नोट की तरह सब कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए मुझे ये बुक काफी अच्छा लगता है। एंड जैसे कि यहाँ पे समरी है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से हम पीरियड पोटेंशियल को क्रिस्टल में पीरियोडिक लेते हैं, और जो पीरियड है वो इक्वल टू लैटिस कांस्टेंट है, और फिर इस तरीके का पीरियोडिक पोटेंशियल सॉल्व करने के लिए हमें ब्लॉच फंक्शन का यूज करना पड़ता है एज अ वेव फंक्शन। द फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन इज आल्सो रिटेन, एंड देन diagram and everything, like most of the things they have written. So for a revision you can check. And let's come to the semiconductor। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है यहाँ पे। तो आपके पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करो। तो आप कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड जो फर्मी लेवल या डोनर लेवल है उसका आप पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। तो एन टाइप है तो कंडक्शन बैंड के पास है पोजीशन फर्मी लेवल की, अगर पी टाइप है तो वो वैलेंस बैंड के पास। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एक डायोड है जो कि पी और एन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तब उसका एनर्जी बैंड गैप कैसा रहेगा, तो ये पूछ सकते हैं। और फर्मी लेवल के बारे में पूछ सकते हैं, एनर्जी इसका एक्सप्रेशन जो है और इसका जो ग्राफ है वो पूछ सकते हैं। मेजरली कैरियर कांस्टेंट, हाँ फर्मी लेवल का एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं आपसे, और कुछ फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वहां से डायरेक्टली आपको कोरिलेट कर सकते हैं कि आप कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी बताओ, और फिर
उसके फर्मी लेवल का पोजीशन डिसाइड करो, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म, यहाँ से आपसे मैम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस। एक डाउट है थोड़ा सा, वो फर्मी लेवल एन टाइप और पी टाइप में शिफ्ट क्यों होता है, मतलब एक एग्जैक्ट रीजन है कोई? हाँ बिल्कुल है। कोई बताना चाहोगे? ड्यू टू डोपिंग के कारण होता है सर। हाँ तो वो तो एन टाइप है, तो डोपिंग कैसा रहेगा? पेंटावेलेंट एन टाइप में हम्म, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज्यादा डोपिंग करवा देंगे तो जो फर्मी लेवल है वो कंडेंसेशन वेट में शिफ्ट हो जाएगा। मैम ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कैसे? वजह से? एन टाइप डोपिंग, हम्म। एन देखो टाइप एक में बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही आपने P और N दोनों को एक साथ मिला दिया, ठीक है, अब मान लो एक घर है, दो अलग अलग व्यक्ति है, और दोनों को एक घर में रखोगे तो एक घर ही शेयर करेंगे ना, वो कहीं बाहर थोड़ी ना जा सकते, या पार्टीशन बना के तो नहीं रह पाएंगे, एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे मतलब आपस में जो है वो एडजस्ट करेंगे, राइट? यस यस। एडजस्ट करेंगे तो उनका एक एवरेज एनर्जी जो दोनों के लिए मैच होगा। अब वो एडजस्ट कैसे करेंगे? एक थोड़ा ऊपर जाएगा, एक थोड़ा नीचे आएगा। तो ईगो हाई है वो थोड़ा कम करेगा, जिसको ईगो लो है वो थोड़ा ज्यादा कर लेगा। मैच हो गया एक साथ, ठीक है। ये मतलब ये एक जस्ट बेसिक है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड, हमें पता है पी टाइप के लिए जो हमारा पोजीशन है बैंड गैप की, वो वैलेंस बैंड के पास है, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स है। ऊपर क्या है? ऊपर फ्री है। और एन टाइप के लिए जो कंडक्शन बैंड है, एनर्जी लेवल है, वो कंडक्शन बैंड के पास है, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? फर्मी एनर्जी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट? यस। So now if we combine these two, P and N, then they will have to share one level. Otherwise, how it will become a one material? Then it will be like two different materials, right? और इसकी वजह से डिप्लेशन, तो ऐसे तभी आपके पास ये जो है डिप्लेशन रीजन जो है, यहाँ पे तरीके से वो आपस में एडजस्ट करते हैं, और फिर आपका सर्टेन एडजस्टमेंट के बाद है इस तरीके का आपको एक कॉमन एनर्जी लेवल जो है वो फर्मी लेवल मिल जाता है, ठीक है। ओके मैम। सो फॉर मैग्नेटिज्म, डाया, पैरा, फेरो, एंटीफेरो, फेरोमैग्नेटिक, सबका समझना इम्पोर्टेंट है। एंड वो मतलब उसका फिजिकल मीनिंग, फेरो मतलब क्या है, उसमें फिजिक्स अंदर क्या चल रहा है, फेरो, फेरो फेरी एंटीफेरो में डिफरेंस क्या है, डायामैग्नेट का मीनिंग क्या है, वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, वो फेरोमैग्नेटिज्म को क्यों शो करता है, क्या रीजन है, फिजिक्स उसके अंदर, वो पढ़ लेना। और तो डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, ये एक्चुअली ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो आज तो नहीं होगा। कल एक और क्लास करेंगे जिसमें पूरा डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और फोटोनिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है?
ना मैम, वो एक वो फॉर्म फिल करवा देते हैं। हाँ बताओ। तो मैंने आपको भेजा था ना, उसके अंदर 3 प्रोफेसर के वो मतलब प्रेफरेंस डालनी है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो तुम बस रहो